नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारी करंट अफेयर रिवीजन 2024 की सीरीज है, जहां पर हम पिछले साल की जो भी इंपॉर्टेंट जरूरी खबरें रही हैं उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इन खबरों को लेकर के कोई भी सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली इकोनॉमिक्स के सेगमेंट से जुड़ी हुई है। हम लगातार इकोनॉमिक्स की तमाम खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक 3 वीडियोस पूरी कर ली हैं और ये चौथे वीडियो है इस पूरी सीरीज की। तो चलिए चौथे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स की सीरीज है, तो इस पूरे चौथे एपिसोड में आपके इकोनॉमी से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें इस साल चर्चा में रही हैं, उन खबरों को एक बार हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहली खबर है वो रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई है? तो खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो आरबीआई की ओर से बेसिकली एक कार्य समूह का गठन किया गया था, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जिस वर्किंग ग्रुप ने बेसिकली जो आपका विशेष आहरण अधिकार है, डीएसआर है, उसकी बास्केट में रुपए को शामिल करने की बात की है, रुपए को शामिल किए जाने की सिफारिश की है। अब ये कदम क्यों उठाया गया है? ये कदम उठाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन किया जा सके, ताकि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को और ज्यादा गति मिल सके। तो इस वजह से इस पूरी जो है ये पूरा कदम उठाया गया है और खबर इस वजह से चर्चा में आई है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। इसके मतलब को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से आप इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से आप इसमें जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पार लेन देन होते हैं, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन हुई, इन ट्रांजैक्शंस में आप जो है स्थानीय मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप जो है बेसिकली अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी क्या है? हमारी करेंसी है रुपया। तो आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जब रुपए का इस्तेमाल कर पाएंगे उसको कहा जाएगा रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। तो ये बेसिकली हमने समझा कि रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है। इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से, थोड़ा सरल तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें तो उदाहरण के लिए अगर आप मान लें कि मान लीजिए आप अमेज़न से मान लीजिए आप जो है कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं और ये जो प्रोडक्ट आपका मौजूद है ये आपका चाइना में मौजूद है। तो चाइना में अमेज़न, या फिर चाइना में आप अमेज़न तो नहीं चला सकते, अगर उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं चाइना में अलीबाबा नाम की एक वेबसाइट है। मान लीजिए चाइना की अलीबाबा नाम की वेबसाइट से आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अब होगा क्या? यहाँ पर बेसिकली आपके 2 देश इन्वॉल्व हैं। पहला देश है आपका चाइना और दूसरा देश है आपका इंडिया। तो अब होता क्या है कि आप जो है अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको जो व्यापार करना पड़ेगा, आप जो भुगतान करेंगे किसी चीज को खरीदने के लिए, वो भुगतान ना तो आप भारतीय मुद्रा में करेंगे ना ही आप चीन की मुद्रा में करेंगे। वो जो भुगतान आप करेंगे वो दरअसल करेंगे आप डॉलर में। तो यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है 2 देशों के बीच में व्यापार करने के लिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों देशों की जो मुद्रा है वो डॉलर नहीं है, दोनों देशों की मुद्रा अलग अलग है। तो इसी तरह से जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल होने लगेगा, भारतीय रुपए का प्रचलन बढ़ेगा, तो इसे आप कहेंगे रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। आगे बढ़ते हैं, और क्या है इस मामले में। तो इससे क्या बेसिकली इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा मिलता है। यानी कि बेसिकली आप जो है मान लीजिए भारत किसी दूसरे देश से आयात करता है, कोई सामान मंगाता है, तो उसमें जो हम भुगतान करेंगे वो अभी हम डॉलर में करते हैं, और अगर रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण बढ़ेगा तो फिर हम रुपए में भुगतान करेंगे। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे देश को कोई सामान भेजते हैं तो अभी जो हम पैसे मिलते हैं हमें वो डॉलर में मिलते हैं, तो अगर रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण बढ़ेगा तो हमें जो भुगतान मिलेगा वो भी रुपए में मिलेगा। तो ये बेसिकली हमने इस पूरे टॉपिक को समझा कि रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या होता है। अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ को अगर आप देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा 1950 के दशक में। तो अगर आप 1950 के दशक में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि दुनिया के कई देश थे, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इसके अलावा कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया। तो ये जो तमाम देश थे यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए भारतीय रुपये को कानूनी निविदा के तौर पर मान्यता दी गई थी। यानी कि
लीगल टेंडर के तौर पर मान्यता दी गई थी, यानी कि वहां पर आप भारतीय रुपए के माध्यम से खरीदारी कर सकते थे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वर्ष 1966 में जब आप आते हैं, धीरे धीरे जब भारत आजादी से थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो भारतीय रुपए की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, रुपए का अवमूल्यन हमें देखने को मिलता है, और रुपए के अवमूल्यन की वजह से इसकी वैल्यू कम होती है, जिसके कारण जो तमाम देश थे, ये भारतीय रुपए पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपनी स्वयं की संप्रभु मुद्राएं यानी कि सोवरेन करेंसीज को लॉन्च कर देते हैं। तो ये अगर भारत की रुपए की वैल्यू कमजोर ना हुई होती उस टाइम पर, तो हो सकता है दुनिया के दूसरे देश भी भारतीय रुपए को अपने देश में लीगल टेंडर के तौर पर स्वीकार कर लेते। लेकिन अब क्योंकि भारतीय रुपए की वैल्यू भी 1960s के बाद 1970s के बाद बहुत ज्यादा कम हो गई और ये लगातार कम होती जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये तो हमने इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझा। अब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या होंगे, अगर आप उसको देखें तो इससे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए की मांग में आपको सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि रुपए की मांग ज्यादा की जाएगी। जैसे कि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो डॉलर का डॉलराइजेशन है, इंटरनेशनल डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से डॉलर की मांग बहुत ज्यादा की जाती है, तो डॉलर की वैल्यू भी मजबूत रहती है। क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जब भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी ज्यादा मांग की जाएगी, तो भारतीय व्यापार जो रुपया है उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से उसकी वैल्यू में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इससे भारत के साथ काम करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए सुविधा बढ़ेगी, तरह लेन देन की जो लागत है वो कम हो जाएगी। अभी क्या होता है, अभी जो है हम बेसिकली डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं और डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हुए हमें थोड़ी बहुत फीस भी देनी होती है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज फीस भी देनी होती है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन रुपए में होगा तो ये जो लागत है ये लागत कम हो जाएगी, तो भारतीय व्यापारियों को फायदा होगा, इंडियन बिजनेसमैन को फायदा होगा। और जब किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो उसकी विनिमय दर भी स्थिर हो जाती है। अभी क्या होता है, अभी भारतीय रुपये की जो एक्सचेंज रेट है वो लगातार बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। तो इसकी वजह से अक्सर ऊपर ही जाती है, नीचे तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल माना जाता है। लेकिन जब किसी मुद्रा का इंटरनेशनलाइजेशन होता है तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के भू राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाएगा। भारत का जो जियोपॉलिटिकल प्रभाव जो है, जो इम्पैक्ट है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए वापस से आप अमेरिका के पास जाइए, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा स्वीकृत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ट्रेड होता है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के डॉलर की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। तो अमेरिका का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय डॉलर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस तरह से अगर भारतीय रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो प्रभाव है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और अन्य देशों के साथ हमारे जो आर्थिक संबंध हैं उनमें भी सुधार होगा, और जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते होते हैं उन्हें भी और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकता है। यानी कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली हमें रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ पर बात की। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। अगर चुनौतियों की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो उसमें सबसे पहला चैलेंज है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो भारतीय रुपए की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बहुत ज्यादा सीमित है, और जो पूरी हिस्सेदारी है इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपए की वो भी बहुत ज्यादा कम है। जैसे अगर आप देखें कितनी ज्यादा कम है, तो अगर आप वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की दैनिक औसत हिस्सेदारी की बात करें तो ये 1.6% के आसपास है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार होता है एक दिन में, उसमें जो भारतीय रुपए की हिस्सेदारी रहती है वो मात्र 1.6% के आसपास रहती है। जबकि अगर वैश्विक माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो ये मात्र 2% के आसपास है। यानी कि दुनिया भर में जितना भी ट्रेड होता है उसमें अगर भारत की हिस्सेदारी आप देखें तो वो 2% है, और भारतीय रुपए की हिस्सेदारी अगर आप देखें तो वो 1.6% के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कम है। तो एक तो ये चुनौती हुई, एक तो ये चैलेंज हुआ। दूसरा चैलेंज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए की जो परिवर्तनशीलता है वो बहुत ज्यादा कम, जो परिवर्तनीयता है यानी कि कन्वर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अब सवाल उठता है कि कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। भारतीय रुपए को बेसिकली जो है आप कह सकते हैं सेमी कन्वर्टेबल कहा जाता है, बहुत ज्यादा पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है, सेमी जो है सेमी कन्वर्टेबल कहा जाता है।
सेमी कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? तो सेमी कन्वर्टेबल को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि कोई मुद्रा कन्वर्टेबल कब होती है। तो कोई मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तनीय तब होती है पूरी तरह से जब उसको लेकर उसके माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस पर कोई बाधा नहीं लगी होती, उन ट्रांजैक्शंस पर कोई लिमिटेशन नहीं लगी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप भारत में आते हैं, जब आप भारत की आजादी के बाद, जब भारत आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो जो विदेशी निवेशक थे वो जब भारत में निवेश करते थे तो उनको बहुत ज्यादा रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता था, बहुत ज्यादा नियमों का सामना करना पड़ता था। हालांकि धीरे धीरे वो नियम जरूर कम हुए हैं, लेकिन इसी वजह से कहा जाता है कि भारतीय रुपया जो है वो सेमी कन्वर्टेबल है, क्योंकि धीरे धीरे नियम जरूर कम हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में भारत में निवेश करना चाहता है तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज के माध्यम से आना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफडीआईज हैं, वो जब भारत में निवेश करते हैं तो कई जगह ऐसी हैं, कई सेक्टर हैं ऐसे हैं जहां पर जब वो भारत में निवेश करने आते हैं तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा बेसिकली बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बीच में पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप भारत से किसी दूसरे देश में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भारत में आपको भारत की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे अनुमति लेनी होती है। तो ये जो तमाम बाधाएं हैं, ये बाधाएं भारतीय रुपए की कन्वर्टिबिलिटी को, परिवर्तनीयता को जो है प्रभावित करते हैं, और इसी वजह से भारत, ये कहा जाता है कि इस कन्वर्टिबिलिटी की कमी की वजह से भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हमने चैलेंजेस की बात कर ली है, चैलेंजेस से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हमने समझ लिए हैं, और अब ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो आपका कॉर्पोरेट ऋण बाजार निधि, कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई है? खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार की ओर से गारंटी स्कीम फॉर कॉर्पोरेट डेट को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में जो कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये फंड क्या है और किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, उसको भी हम समझेंगे। तो ये जो फंड है इसके द्वारा जितने भी ऋण दिए जाते हैं उनको गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा इस पूरी योजना के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि संकट की स्थिति में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और ज्यादा स्थिरता प्रदान की जा सके, स्टेबिलिटी प्रदान की जा सके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम गारंटी स्कीम की बात करते हैं। गारंटी स्कीम को अगर आप देखें तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही देख लिए हैं कि ये बेसिकली जो गारंटी स्कीम है ये कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि द्वारा दिए गए ऋण को संपूर्ण गारंटी प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य है निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ताकि वो भारत के बॉन्ड बाजार में निवेश कर सके, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश कर सके, और भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की स्थिरता को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये जो पूरी स्कीम है, इस स्कीम का प्रबंधन जो है वो कॉर्पोरेट ऋण हेतु गारंटी फंड GFCD द्वारा किया जाएगा। और ये जो GFCD है ये आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा गठित और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के तौर पर, एक ट्रस्ट फंड के तौर पर काम करता है, जो कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। अब ये तो हमने समझ लिया कि बेसिकली यहाँ पर पूरी स्कीम क्या है, स्कीम क्यों शुरू की गई है। तो स्कीम जो है वो आपका कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि, ये जो पूरा फंड है, इस फंड को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, और इस फंड के माध्यम से जो भी ऋण दिए जाते हैं उनको गारंटी कवर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लेकिन अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये फंड क्या है और इस फंड की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी। अब सबसे पहले एक बार फंड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वही दिया हुआ है लेकिन बहुत टेक्निकल टर्म में दिया हुआ है, तो एक बार हम संक्षेप में बहुत सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं कंपनियों की। यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो कंपनियों से होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी सी, तो ये जो कंपनी है इस कंपनी को अपना विकास करने के लिए, इस कंपनी को अपने आप को विस्तारित करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे प्राप्त करने के बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, जिसमें से एक जरिया है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो हमने बॉन्ड पर पिछली वीडियो में भी बात की थी, हमने पहले भी बॉन्ड पर कई बार चर्चा की है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए बेसिकली कंपनियां लोगों से, कंपनियां या फिर जो सरकारें हैं वो भी बॉन्ड जारी करती हैं। तो कंपनियां और सरकारें लोगों से पैसा एकत्रित कर सकती हैं। तो ये कंपनियां क्या करती हैं? बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं और इन कॉर्पोरेट बॉन्ड को लोगों द्वारा खरीदा जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड की जब आप बात करते हैं, इस तरह की जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं,
तो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कौन खरीदता है? आम लोग तो इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद करके इनको प्रभावित नहीं कर सकते। जो कंपनियां इनको खरीदती हैं उनको कहा जाता है एएमसीज, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड हो गए, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। और ये कंपनी कौन सी होती हैं? तो आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या हो गई? वो आपकी एएमसी हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। ये कंपनियां बेसिकली बहुत सारे पैसों लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर उन्हें फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो हमने यहाँ पर तीन एंटिटीज की बात की, तीन चीजों को यहाँ पर हमने समझा। सबसे पहले कंपनी है जिसको पैसों की जरूरत है और वो क्या करती है? कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती है। और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन खरीदता है? एएमसीज यानी कि म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बेसिकली कई बार जो आपकी इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर सिचुएशन में नहीं होती है। अब क्योंकि आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर सिचुएशन में नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ये जो कंपनी है ये बहुत बेहतर काम नहीं कर रही है, तो अब क्योंकि कंपनी बेहतर काम नहीं कर रही तो उसका जो बॉन्ड है उसकी लिक्विडिटी समाप्त हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड को बेचने और खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, खासतौर पर बॉन्ड को खरीदने वाले लोगों की जो संख्या है। क्योंकि आपको सोच करके देखिए कि अगर कोई कंपनी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही तो उस कंपनी का बॉन्ड कौन खरीदेगा? तो मान लीजिए कि इस कंपनी ने बेसिकली 100 बॉन्ड पहले जारी कर दिए थे और इस एएमसी ने इसको खरीद लिया था। लेकिन अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी की सिचुएशन खराब हो जाती है, इसके फाइनेंशियल लॉस होने लगते हैं और अब कंपनी के जो बॉन्ड हैं इसको खरीदने वाला कोई नहीं बचा। तो अब जो इस एएमसी में निवेशक हैं वो क्या करेंगे? वो इस कंपनी के पास जाएंगे, इस एएमसी के पास जाएंगे और इससे कहेंगे कि कंपनी तो बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, आप हमारे पैसे हमें वापस दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये संकट में आ सकती है, ये जो है इसके ऊपर स्ट्रेस पैदा हो सकता है। अब इसी संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से क्या किया गया है? सरकार की ओर से बेसिकली कॉर्पोरेट बाजार विकास निधि फंड की स्थापना की गई है, जो कि एक बैक फंड के तौर पर काम करेगा। कैसे काम करेगा इसको भी आप समझें। तो ये जो फंड है, इस पूरे फंड का जो अमाउंट है वो कितना है? वो तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कितना अमाउंट है? तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें से दो लोगों द्वारा इसमें पैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें 30,000 करोड़ रुपए जो है सरकार की ओर से दिए जाएंगे और 3,000 करोड़ रुपए जो है वो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां देंगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? इसका इस्तेमाल बेसिकली किसी संकट की सिचुएशन में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर अब कंपनी के पास जो है, इसने जो बॉन्ड खरीदे थे, इस बॉन्ड को लेकर के अब लिक्विडिटी नहीं बची है, यानी कि इसको कोई खरीदने वाला नहीं बचा है। तो अब क्या किया जाएगा? ये जो पैसा यहाँ पर मौजूद है 33,000 करोड़ रुपए, इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, जिससे इस संकट को टाला जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा फंड है जो फंड स्थापित किया गया है। बहुत सरल तरीके से, बहुत ज्यादा संक्षेप तरीके से हमने इसको यहाँ पर समझने की कोशिश की कि पूरा फंड क्या है और किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर एक बार जो टेक्निकल शब्द दिए गए हैं उनको अगर यहाँ पर आप देख लें तो बेसिकली ये भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश निधि के तौर पर स्थापित किया गया है। अब एक जो इंपॉर्टेंट शब्द आता है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वैकल्पिक निवेश निधि। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली वो फंड होता है जो कि कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राइवेटली हेल्ड किया जाता है। तो ये हमने इसकी बात की। इसके अलावा ये जो है बेसिकली तो आपका जो बैकस्टॉप सुविधा के तौर पर काम करेगा, वही हमने बात की कि एक बैकअप की तरह काम करेगा कि अगर कोई संकट आता है तब इसका उपयोग किया जाएगा। तो इससे जो है आपका जो निवेशक है उनके बीच में विश्वास और बढ़ेगा। निवेशक कैसे? जो आपके कंज्यूमर्स थे उनके बीच में विश्वास बढ़ेगा। जो आपके एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके बीच में विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा हमने देखा पहले ही कि इसका जो अमाउंट है वो 33,000 करोड़ रुपए है और इस 33,000 करोड़ रुपए में 30,000 करोड़ रुपए सरकार देगी और 3,000 करोड़ रुपए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो प्रदान करेंगी। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनको हमने विस्तार से इस पूरे सब्जेक्ट में समझ लिया है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है और इससे जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी आपको समझ में आ गए हैं। और अगर कुछ भी समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपनी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है वो चीन में अब जो बहुत ज्यादा अपस्फीति की चिंता मौजूद है। तो इस अपस्फीति को लेकर के, डिफ्लेशन इसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ज्यादा बेहतर शब्द है, ज्यादा सहज शब्द है, क्योंकि अपस्फीति से बहुत ज्यादा लोग परिचित नहीं होते हैं। तो इसकी सिचुएशन जो चीन में बढ़ रही है उसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है। खबर चर्चा में किस तरह से आई? खबर चर्चा में तब आई जब चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से बताया गया कि चीन में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है
अब आप अगर इकोनॉमिक्स की वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये क्या बताता है? ये किसी इकोनॉमी में रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है, यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में बात करता है। वो मुद्रास्फीति जो कि आपको प्रभावित करती है, मुझे प्रभावित करती है, आम लोगों को प्रभावित करती है। तो ये बेसिकली सीपीआई का डेटा जारी किया गया है चीन के ब्यूरो की ओर से, जिसमें बताया गया कि चीन में जुलाई 2023 में एक वर्ष पहले की तुलना में जो मुद्रास्फीति थी उसमें आपका 0 पॉइंट, जो आपका सीपीआई था उसमें आपका 0.3% की गिरावट जो है देखने को मिली है। अब ये चीज दर्शाती क्या है? ये चीज दर्शाती है कि चीन में हमें अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये सिचुएशन चीन में उत्पन्न हो गई है। अब यहाँ पर हमने तो करंट अफेयर को समझ लिया है कि खबर क्या थी, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो ये है कि आखिर अपस्फीति होती क्या है, डिफ्लेशन क्या होता है। तो डिफ्लेशन को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल जैसा कि आपने समझा, ये आपका मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसका ठीक विपरीत होता है। इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट और सामान्य कमी को संदर्भित करता है। बहुत सरल सा आप इसको समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि किसी देश की इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं या जो सर्विसेज बिक रही हैं उनके मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। अब इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा ये हुआ कि किसी देश की इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जो सेवाएं बिक रही हैं, उनके मूल्य में लगातार गिरावट आ रही है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे डिफ्लेशन। अब आपके मन में डिफ्लेशन को लेकर के सवाल उठेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि एक इकोनॉमी में सामान बहुत ज्यादा सस्ता हो रहा है, ये तो अच्छी बात हो गई, इस पे चिंता करने की क्या जरूरत है? तो इस पे चिंता करने की जरूरत है क्योंकि इन्फ्लेशन के अगर अपने कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं, और डिफ्लेशन के अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। दोनों पर बात करेंगे कि डिफ्लेशन के नुकसान क्या है और डिफ्लेशन के फायदे क्या है। सबसे पहले इसको और अगर आप परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं कि अपस्फीति में के माहौल में उपभोक्ता सामान्य समय के साथ समान राशि के लिए अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए पहले आपके पास 100 रुपए थे और उस 100 रुपए से आप जो है 100 टॉफीज खरीद सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन देखने को मिला और अब क्या हो गया? अब आप 100 रुपए से 200 टॉफी खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए तो फायदा हो गया, आप एक निश्चित अमाउंट के माध्यम से पहले की तुलना में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि अपस्फीति विभिन्न कारणों से हो सकती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक इकोनॉमी में अगर उपभोक्ता जो है डिमांड कम कर देते हैं। देखिए बहुत सरल सा रूल है, अगर आपने डिमांड का नियम पढ़ा है, पहले भी हमने इस पर बात की थी। अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाती है तो क्या होगा? उसकी कीमत जो है, उसकी वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगी। अब आप सोच करके देखिए इसको, बहुत देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, बिहेवियर पे डिपेंड करती है। इसको बहुत सरल तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये पेन है, अब ये पेन जो है मेरे पास जो है बेसिकली अब ये जो पेन है मेरे पास 10 पेन मौजूद थे, या एक ही पेन मान लीजिए मेरे पास मौजूद है और बहुत सारे लोग इसको खरीदने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, तो मैं उस व्यक्ति को ये पेन दूंगा जो कि मुझे इस पेन की सबसे ज्यादा कीमत देगा। यानी कि यहाँ पर पेन की जो प्राइस है वो बढ़ गई। अब दूसरी सिचुएशन सोच करके देखिए, मेरे पास एक पेन मौजूद है लेकिन खरीदने वाला एक भी नहीं है, खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं उदाहरण के लिए मान लीजिए बहुत कम लोग मौजूद हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं सबसे कम दाम पर भी पेन को बेचना शुरू कर दूंगा। मतलब मैं पेन की कीमत में कमी करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, पेन का मैं क्या करूंगा? तो ऐसे में अगर डिमांड कम हो जाती है किसी चीज की तो उसके प्राइस भी आपको कम देखने को मिल जाते हैं। अब आप उदाहरण के लिए इस डिमांड और रूल के प्राइस को आप थोड़ा सा कोरोना वायरस में पीछे जाकर के सोचिए। जब आपको याद होगा कि जब भारत में वायरस की शुरुआत हुई थी तो अचानक से कुछ प्रोडक्ट्स की जो कीमत थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी। जैसे कि मास्क की कीमत देखिए, मास्क की कीमत सोच करके देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। या फिर आप सोच करके देखिए पीपीपी किट जो थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स थे, पीपीई किट, उनकी प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। इस तरह से दूसरे जो इक्विपमेंट्स थे उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हैंड सैनिटाइजर्स की प्राइस बढ़ गए थे क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी। उसके बाद जैसे ही महामारी खत्म हुई, उनकी डिमांड कम हुई, उनके प्राइस क्या हुए? कम हो गए। तो अगर किसी चीज की जो है इकोनॉमी में उपभोक्ता मांग कम कर देते हैं तो वहां पर प्राइस कम हो जाता है। या फिर माल की आपूर्ति ज्यादा होती है, ये सप्लाई का रूल है कि अगर किसी चीज की आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर तकनीकी प्रगति होती है जो कि उत्पादन लागत को कम कर देती है तो भी प्राइस कम हो जाते हैं। या फिर किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है वो सख्त मौद्रिक नीति अपना लेता है। इस पर हम जो है कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि सख्त मौद्रिक नीति क्या होता है और इकोनॉमी पर उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है।
हालांकि ये तो कुछ कारण हुए जिनको आपको याद रखना है, लेकिन चीन स्पेसिफिक कारण क्या है उनको अगर आप देखें तो चीन के मामले में बेसिकली उपभोक्ता मांग में कमी देखने को मिली है और आर्थिक मंदी चीन में डिफ्लेशन के सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। अब डिफ्लेशन के प्रभाव की अगर आप बात करें, इम्पैक्ट की अगर आप बात करें, तो आप कह सकते हैं कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सकारात्मक प्रभावों की अगर आप बात करें तो इस जो अपस्थिति होती है, जो डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन की स्थिति में बेसिकली आपका जो केंद्रीय बैंक है वो उधार लेने तथा व्यय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज दरों में कमी कर सकता है। जैसे कि ये इसको आप कह सकते हैं बेसिकली, आप इसको बैंक रेट या फिर रेपो रेट की तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा कम है तो उस देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए उस देश का इन्फ्लेशन बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तब तक देश का जो आर्थिक विकास है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो वहां पर जो है ब्याज दरों को जो है बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब कम ब्याज दरों से व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेना सस्ता हो जाएगा, उधार लेने की लागत कम हो जाएगी, वो ज्यादा उधार लेंगे तो इससे निवेश भी बढ़ेगा, उपभोक्ता और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा डिफ्लेशन जो है उससे बचत को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि समय के साथ पैसे का मूल्य कम हो जाता है, लोगों को कम खर्च करना पड़ता है, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं तो लोग ज्यादा पैसा बचाने लगते हैं। इसके अलावा अपस्फीति जो है, जो डिफ्लेशन है, वो व्यवसायों को अधिक कुशल बनाने और उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने का भी काम करता है। तो ये तो उसके कुछ फायदे हुए, डिफ्लेशन के कुछ प्रॉफिट हमने देखने को मिले, कुछ एडवांटेज हमें देखने को मिले। अब उसके डिसएडवांटेज की अगर आप बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर आप बात करें, तो जब उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी और गिरावट की आशंका होती है तो वो क्या करते हैं, वो कम खरीदारी करते हैं, कम सामान खरीदते हैं। जब खरीदारी कम होगी तो इसकी वजह से डिमांड भी कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रेवेन्यू कम होगा, और रेवेन्यू कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी को अपने कुछ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ेगी। यानी कि इसका क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि बेसिकली डिमांड कम होने की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से लोगों के रोजगार जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे देश में बेरोजगारी की दर आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा इसका एक जो सबसे नकारात्मक प्रभाव रहता है डिफ्लेशन का, वो ये रहता है कि अगर चीजों की कमी रहती है, अगर चीजों के प्राइस में कमी रहती है तो इसकी वजह से जो आपके देश की इकोनॉमी है उसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, लोग मांग ही नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली इसके नकारात्मक प्रभावों की हमने बात। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने। इसके अलावा जो है अगर आप स्पेसिफिक कारणों की बात करें कि चीन में ये सिचुएशन क्यों आई है, तो हमने देखा था पीछे के रीजन क्या है, मेन रीजन है बेसिकली आपका डिमांड में कमी है और चीन आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। लेकिन उसके पीछे के भी कुछ कारण हैं। उसमें से पहला कारण है शून्य कोविड पॉलिसी, यानी कि जीरो कोविड पॉलिसी। इसमें क्या किया था चीन ने, इस पॉलिसी में चाइना ने पूरी तरह से अपने क्षेत्र में लॉकडाउन लागू कर दिया था, कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। अब इस कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से वहां की जो एक और कंप्लीट लॉकडाउन जो था वो लंबे समय तक लागू रहा। अब लंबे समय तक इस कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से वहां की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई, उस इकोनॉमी में बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके अलावा प्रॉपर्टी और बैंकिंग सेक्टर में भी वहां पर मंदी देखने को मिल रही है और इन्हीं वजहों से बेरोजगारी भी चाइना में अपने चरम लेवल पर पहुंच गई है। यही तमाम कारण है जिसकी वजह से हमें चाइना में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने चाइना में डिफ्लेशन की बात की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके अलावा भारत पर क्या प्रभाव हो सकते हैं उसको अगर आप देखें तो यदि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, चीन की अर्थव्यवस्था में हमें मंदी देखने को मिलती है तो वहां पर निवेश भी कम हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर अगर चीन में निवेश कम होगा तो ऐसी स्थिति में भारत विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक संभावित विनिर्माण केंद्र के तौर पर काम कर सकता है। यानी कि जो तमाम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अभी तक चाइना में निवेश कर रहे थे, चाइना की जब चाइना की अर्थव्यवस्था जब मंदी में जाएगी तो जाहिर तौर पर वो भारत को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं और भारत में आपको और ज्यादा निवेश देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ जो कि भारत पर देखने को मिलेगा। एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो वो ये है कि भारत से लौह आयात के मामले में चाइना सबसे बड़े आयातकों में से एक है। तो चाइना अपना जितना भी लौह आयात करता है उसमें से तकरीबन 70% हिस्सा तो अकेले भारत से आयात किया जाता है। अब ऐसे में अगर चाइना में जो है चाइना की इकोनॉमी अगर कमजोर होती है, वहां पर मंदी आती है, डिफ्लेशन होता है, तो इसकी वजह से वहां पर लौह आयात की कीमत भी जो है
कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो भारत से जो आयात किया जाता है वो भी कम हो जाएगा। तो भारत पर इस तरह से आपको एक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। चलिए, इसके अलावा अब अगली खबर में हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत में निवेश का रुझान किस तरह से रहा। खासतौर पर बैंकों की ओर से जो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, उन प्रोजेक्ट्स का निवेश कहां पर किया गया, कौन से सेक्टर में किया गया, उसको लेकर के बेसिकली आपका आरबीआई की एक रिपोर्ट की ओर से जो है विवरण पेश किया गया है। और ये राज्यवार विवरण पेश किया गया है, राज्यवार भी है, सेक्टरवार भी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। सबसे पहले क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले बताया गया है कि निवेश में वृद्धि देखने को मिली और पूंजी व्यय जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या बताती है रिपोर्ट? रिपोर्ट ये कहती है कि अप्रैल 2022 से आरबीआई की ओर से लगातार जो रेपो रेट में कमी की जा रही थी, कितनी कमी? 250 पॉइंट्स की कमी की, 250 आधार अंकों की जो है कमी की गई थी। तो ये जो कमी है, इस कमी की वजह से इकोनॉमी पर भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट? तो इसकी वजह से रिपोर्ट ये बताती है कि इस कमी की वजह से जो बैंकों द्वारा ऋण दिया गया जुलाई 2023 तक, उस ऋण में आपको 19.7% तक की वृद्धि देखने को मिली, जो कि मजबूत निवेश के संकेतकों को दर्शाती है। यानी कि बैंकों की ओर से सबसे पहले तो रेपो रेट में कमी की गई, आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कमी की गई, उस कमी की वजह से बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट में कमी की। बेसिकली रिपोर्ट ये बताती है कि अप्रैल 2022 से लेकर के अभी तक 2023 तक बेसिकली आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जुलाई 2023 में भारत में ऋण में जो वृद्धि थी वो 19.7% के आसपास देखने को मिली, जो कि भारत में मजबूत निवेश संबंधी रुझानों को दर्शाता है। इसके अलावा कुल पूंजी व्यय की अगर आप बात करें तो ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़कर जो है प्रभावशाली स्तर पर पहुंच गया। यानी कि इतने बड़े लेवल पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कुल पूंजी व्यय, कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, उनके मामले में उनकी जो कुल लागत थी, इस कुल लागत के मामले में उत्तर प्रदेश आपको अग्रणी स्थान पर देखने को मिला। यानी कि बैंकों ने जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, उस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत थी उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा गया वो आपका उत्तर प्रदेश के पास गया। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है, इसके बाद उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा केरल, गोवा और असम की अगर आप बात करते हैं तो इनका शेयर इन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा कम रहा। केरल को जो कुल निवेश प्राप्त हुआ उसमें भी उनका केवल 0.9% हिस्सा ही प्राप्त हुआ, जबकि हरियाणा और पश्चिम बंगाल की कुल हिस्सेदारी जो थी वो 1% से भी कम रही। इसके अलावा निवेश को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों की अगर आप बात करें कि कौन कौन से क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला, तो 2022-23 में कुल परियोजनाओं का तकरीबन 60% जो हिस्सा था वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में देखने को मिला। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी अगर आप विशेष तौर पर देखते हैं तो इसमें आपको सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं ने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। यानी कि सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं में ज्यादा पैसे निवेश किए गए। ये बेसिकली हमारी इस रिपोर्ट पर हमने बात करते हैं आगे। अगली खबर को अगर आप देखें तो अगली खबर बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों की मजबूती से जांच करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। अब ये जो सलाहकार बोर्ड है, अगर आप इसकी बात करें तो ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को भेजे जाने से पहले जो है बेसिकली कोई भी धोखाधड़ी का जो मामला आता है, मान लीजिए कोई बैंकिंग धोखाधड़ी का कोई मामला आता है, तो अब उस मामले की जांच सीबीआई की ओर से तो की जाएगी, लेकिन सीबीआई को वो मामला भेजने से पहले वो जो पूरा मामला है वो आपका ABBFF यानी कि बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड द्वारा पहले उस मामले की जांच की जाएगी। और ये जो जांच है इस विश्लेषण के बाद ही जो है जांच एजेंसियों के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे जो नियामक निकाय हैं, इनको धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रबंधन से संबंधित अंतर्दृष्टि और सिफारिश करने का काम भी इस पूरे आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इसकी संरचना और कार्यकाल की अगर आप बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक सदस्य धोखाधड़ी से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों के लिए होगा, यानी कि वो 2 वर्षों के लिए अपने कार्यकाल को धारण करेंगे। इसके अलावा रेफरल और सलाहकार भूमिका के तौर पर भी काम करेगा, यानी कि सभी जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, जो वित्तीय संस्थानें हैं, उनको आपराधिक जांच शुरू से करने से पहले, यानी कि अगर कोई फ्रॉड का मामला सामने आता है और उस फ्रॉड के मामले की जो वैल्यू है
वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो इनको कोई भी जांच शुरू करने से पहले ये जो मामला है, ये मामला इस आयोग के पास, इस सलाहकार बोर्ड के पास ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा इसका जो दायरा है वो सीबीसी और सीबीआई जैसी इनके द्वारा जो मामले संदर्भित किए जाते हैं उन मामलों में सलाहकार की भूमिका के तौर पर भी विस्तृत है। इसके अलावा ये तो हमने इस पूरे बोर्ड के बारे में बात कर ली है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगली खबर पर। अगली और अंतिम खबर अगर आप देखें तो ये कोकिंग कोल से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई है? तो चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के बीच में सहयोगात्मक प्रयासों से घरेलू कोकिंग कोयल की जो उपलब्धता है उसमें सकारात्मक तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में इसे एक बेहतर परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन जो है 2030 तक 140 मीट्रिक टन करने का जो है अनुमान रखा गया है। इससे धुलाई के बाद, यानी जब इसको प्रोसेस किया जाएगा ये कच्चे कोकिंग कोल को, तो इससे धुलाई के बाद तकरीबन 48 मीट्रिक टन इस्पात के निर्माण लायक कोकिंग कोल को जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो हमने खबर पे बात कर ली है। अब सबसे पहले कोकिंग कोल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उनको अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रयास है वो है मिशन कोकिंग कोल। तो मिशन कोकिंग कोल जो है वो कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति को 2017 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप वर्ष 2022 के दौरान मिशन कोकिंग कोल की शुरुआत की गई थी, जिसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है बहुआयामी दृष्टिकोण को अपना करके कोकिंग कोल आयात पर महत्वपूर्ण अंकुश लगाना, यानी कि भारत में कोकिंग कोल निर्माण को बढ़ावा देना ताकि हम अपने आयात पर जो है अंकुश लगा सकें, आयात पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके। इसमें टारगेट रखा गया था इस पूरी नीति में, 2017 की नीति में, कि हम जो है 2030 तक, वर्तमान समय में 2017 में जो हमारा कोकिंग कोल का उत्पादन था वो 120 मीट्रिक टन के आसपास था और हमारा टारगेट था कि हम 2030 में इस 120 मीट्रिक टन को बढ़ा करके 300 मीट्रिक टन तक जो है पहुंचा देंगे। तो इन उपायों में बेसिकली अन्वेषण यानी कि उनकी माइनिंग, उन्नत उत्पादन तकनीक को अपना करके कोकिंग कोयल ब्लॉक में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने पर और ज्यादा जोर देने की बात की गई थी। तो ये हमने मिशन कोकिंग कोल की बात की है। इसके अलावा अगर एक बार हम कोकिंग कोल को भी देख लें कि कोकिंग कोल क्या होता है, तो ये बेसिकली कोकिंग कोयला एक प्रकार का कोयला ही होता है जिसको आप जो है धातु कर्म कोयला भी कह सकते हैं। इसका उपयोग जो है बेसिकली कोक के निर्माण के लिए किया जाता है। कोक क्या होता है तो हम देखेंगे। इसका उपयोग कोक के निर्माण के लिए किया जाता है और कोक बेसिकली स्टील के उत्पादन में एक इंपॉर्टेंट कंटेंट के तौर पर, सामग्री के तौर पर काम करता है। कोक का उपयोग जो है बेसिकली ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आप इसको जो है एनर्जी के तौर, आप इसको जो है ईंधन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ब्लास्ट फर्नांसेस में लौह अयस्क को गलाने के लिए, यानी कि आयरन ऑक्साइड, लोहे की जो आयरन ऑक्साइड होते हैं उनको लौह धातु में परिवर्तित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल एक एजेंट के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा कोकिंग कोयला कोयले के अन्य रूपों से अलग होता है क्योंकि इसमें एक विशिष्ट कोकिंग क्षमता देखने को मिलती है, जिसे आप जो है जिसकी वजह से आप इसे हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने के लिए इसको जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोकिंग कोयले की उपयोगिता और गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर इसको 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, जैसे हार्ड कोकिंग कोयला, अर्ध कठोर कोकिंग कोयला, अर्ध नर्म कोकिंग कोयला, इंजेक्शन के लिए चूर्णित कोयला। तो ये बेसिकली हमने कोकिंग कोयले पर भी बात कर ली है और तमाम जो खबरें थी आज की उन पर यहाँ पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम जो भी खबरें थी वो आपको समझ में आई होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो अवधारणाएं थी वो भी आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई समस्या है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।